तो तुम्हारा 20th सेंचुरी बॉयज के 6th पार्ट में स्वागत है। और आज हम कवर करेंगे चैप्टर 81 से 95 तक। और अगर तुमने इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले जाकर वो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और हाँ, मैंने एक डिस्कॉर्ड चैनल भी खोल दिया है जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, जाकर ज्वाइन करो। यारे रीकैप। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि ओचो और वो मांगा गया जैसे तैसे उस जेल से भागने में कामयाब होते हैं। अब बाहर आकर ओचो उसे बताता है कि 31 दिसंबर 2000 को हुआ क्या था। हम देखते कि उनका दोस्त फुके भी छत से नीचे गिरकर मर जाता है। उसके बाद केंजी उस रोबोट में चढ़कर बॉम्ब प्लांट कर देता है और उसी वक्त सामने से फ्रेंड उसे रोकने के लिए आता है और फिर वहाँ एक बड़ा धमाका भी होता है। और अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। चैप्टर 81 to 85। तो चैप्टर की शुरुआत होती है केंजी से, बट असल में वो असली नहीं था। क्या है कि कोज़मी तोमोदाची लैंड पर एक गेम खेल रही थी जिसमें केंजी, ओचो और बाकी सब उनके दुश्मन थे जिसे वो गन से शूट कर रहे थे। तभी उनकी टीचर भी वहां आती है जिन्हें ड्रीम नेविगेटर भी कहते हैं, ताकासुकी। वो कोज़मी से कहती है फिक्र मत करो, वीकेंड तक तुम सारे एनिमीज को मारना सीख जाओगी। तभी कोज़मी के हाथ से एक पेपर बॉल गिरता है और जैसे ही वो गिरता है वहाँ उनका क्लीनर आकर उसे साफ कर देता है। अब तो तोमोदाची लैंड एक ऐसी जगह है जहाँ इन सारे बच्चों को बुलाकर इन्हें कुछ क्लासेस और एक्टिविटीज कराकर इनका ब्रेन वॉश करते हैं। अब रात में जब कोज़मी नहा रही होती है तभी वो नोटिस करती है कि वही क्लीनर उन्हें बाहर से झांककर देख रहा था और फिर एकदम से गायब हो जाता है। उसके बाद कोज़मी अपने हेडफोन लगाकर अपने कमरे में बैठी होती है, लेकिन वो ड्रीम नेविगेटर आकर उससे वो ले लेती है और कहती है यहाँ पर ये सब अलाउड नहीं। अब कोज़मी समझ जाती है कि ये लोग उसे कहीं से देख रहे हैं। वो इधर उधर उनके स्पाई कैमरास ढूंढने लगती है कि तभी उसे एक पिक्चर के पीछे लिखा हुआ दिखता है, हेल्प मी। अब कोज़मी टीवी चलाकर देखती है तो उसमें एक्सपो 2015 की खबर चल रही होती है। अब कोज़मी को लग रहा था कि भाई ये सारे लोग हैं पागल, ये सब मेरा ब्रेन वॉश कर देंगे, इसलिए वो वहां से भागने की कोशिश करती है। लेकिन फिर वो नजर में आ जाती है और फिर गार्ड्स उसका पीछा करने लगते हैं। तभी वो देखती है कि वो किसी और लड़की का भी पीछा कर रहे थे जो वहां से भाग गई थी। फिर वो ड्रीम नेविगेटर उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर देती है। अब ये देखकर कोज़मी की फट जाती है, ये लोग तो हैं, यहाँ से जल्द निकलो भाई। तो पीछे से वही क्लीनर आकर उसकी फोटो क्लिक करने लगता है। कोज़मी कहती है तुम वही हो ना जो बाथरूम से मुझे झांक कर देख रहा था। वो उसे पूरा इग्नोर करता है और उसे कोई जवाब नहीं देता और चलने लगता है। अब कोज़मी भी उसके पीछे पीछे चलने लगती है। फिर वो कहीं उसे अंडरग्राउंड टनल से होते हुए बाहर निकाल देता है और ये देखकर कोज़मी हैरान हो जाती है कि ये है कौन। बाहर दो बंदे खड़े थे जो उसे कैप्टन बुला रहे थे। वो कोज़मी को अपनी गाड़ी में बिठाता है और जब कोज़मी उसकी आंखों को देखती है तो वो कहती है आप तो योशितुने हो ना। उसके बाद योशितुने उसे अपने बेस पर ले जाता है। वो उसे कहती है कि अब मुझे घर जाना है। वो कहता है तुम नहीं जा सकती, यहाँ से भाग भी गई तो वो तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। वो कहती है तो फिर मैं यहाँ से कैसे निकलूं। वो बताता है कि आज करीब 50 नए बच्चे एनरोल हुए थे। अगर तुम्हारी रैंक 48 या उससे कम हुई तो तुम फेल हो जाओगी और फिर तुम्हें दोबारा तोमोदाची लैंड जाना होगा। और फिर वो कंफर्म करके बताता है कि उसकी रैंक तो 49 है। अब योशितुने कहता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मुझे सारी स्ट्रेटेजीज पता है कि ये सारे टेस्ट कैसे पार करने हैं, तुम्हें बस वो करना होगा जो मैं कहूंगा और टॉप 3 रैंक में पहुंचना होगा। पर उसमें भी थोड़ा खतरा है, लेकिन अब वो तुम्हारी विल पावर पर डिपेंड करता है कि तुम उसे झेल पाओगी या नहीं। कोज़मी कहती है क्यों, टॉप 3 के साथ क्या होता है। योशितुने बताता है कि टॉप 3 को एक बोनस स्टेज में जाने का मौका मिलता है। योशितुने बताता है कि पहले मैंने एक स्टूडेंट को टॉप 3 तक पहुंचाया था और जब वो बोनस स्टेज से वापस आया तो वो सिर्फ मुस्कुरा रहा था, लेकिन जब मैं उसके रूम में गया तो मैंने देखा कि एक डॉल रस्सी से बंधी हुई थी और उसके कमरे में हर जगह हेल्प मी लिखा हुआ था। कोज़मी कहती है कमरा कहीं 206 तो नहीं। वो कहता है हाँ, अरे ये तो मेरा कमरा है। योशितुने कहता है मैं चाहता हूँ तुम उस बोनस स्टेज तक जाओ और वहाँ जो भी होता है वो मुझे रिपोर्ट करो। फिर वो दिखाता है कि उस लड़के ने उसे क्या रिपोर्ट दी थी। उस कागज में लिखा हुआ था आई मेट फ्रेंड एंड प्लेड विद हिम। अब योशितुने ने उसे जैसे जैसे बताया था कोज़मी अगले दिन वैसा वैसा करके सारे टेस्ट पार कर रही होती है, जिसे देखकर वो ड्रीम नेविगेटर भी बहुत खुश हो जाती है। फिर लास्ट में उसका वर्चुअल शूटिंग टेस्ट होता है जिसे वो बहुत ही अच्छी तरह से पार कर लेती है। और जब रिजल्ट अनाउंस होते हैं तो कोज़मी ने इतना तगड़ा परफॉर्म किया था कि वो टॉप 3 में थी। अब योशितुने उसे एक वार्निंग देता है कि जब भी बोनस स्टेज का टेस्ट होता है तो उस रूम में मैं जब भी सफाई करने गया वहाँ कई सारा खून मुझे फ्लोर पर मिलता था, इसलिए अपना ध्यान रखना।
और जिंदा लौटना। अब बोनस स्टेज के लिए उन्हें VR लगा दिए जाते हैं और कोज़मी वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर एंटर करती है, जहाँ वो नोटिस करती है कि पीछे एक बच्चा उसकी फ्रॉक खींच रहा था। नोटी उड़ा के बहन के हम देखते हैं कि उसने वही निंजा तोड़ी का मास्क पहन रखा था। वो उसे कहता है लेट्स प्ले और फिर वो वहां से भाग जाता है। कोज़मी सोच रही थी कि वो कहाँ गई है, तभी वो दुकान से एक अखबार उठाकर पढ़ती है तो वो नोटिस करती है कि वो 1971 में है। उसके बाद साइडी में उसे केंजी और उसका गैंग दिखता है और जब वो एक दूसरे को अपने नाम से बुला रहे थे तो कोज़मी समझ जाती है कि ये तो केंजी गैंग के लोग हैं और वो सब बात कर रहे थे कि शहर में एक भूतिया घर है जहाँ वो आज सब लोग आधी रात को देखने जाएंगे कि वहाँ भूत है भी या नहीं। कोज़मी भी उनकी दोस्त बनकर उनके साथ ही पीछे घूम रही थी। रात में केंजी उसे अपने बेस पर सोने भी देता है। उसके बाद फिर वो सब रात को जाते हैं उस भूतिया घर में। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना भी। डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया के लिंक है, जाकर फॉलो करो। चैप्टर 86 to 90। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में योशितुने को और तभी वो कुछ नोटिस करता है और पेंसिल की शेड से उसे उसमें एक हिडन मैसेज दिखता है जिस पर लिखा था द हैंगिंग हिल। हम देखते हैं कि वर्चुअल वर्ल्ड में कोज़मी जिस भूतिया घर में जा रही है वो हैंगिंग हिल पर ही है और अब योशितुने को भी याद आ जाता है कि ये किस भूतिया घर की बात हो रही है। अब वो सब उस घर में एंटर करते हैं और जब वो जीने पर जाते हैं तो उधर उन्हें एक डॉल बंधी हुई मिलती है। दूसरी तरफ योशितुने को भी याद आता है कि वो डॉल इसलिए उसने बांधी थी रूम में। वो समझ जाता है कि वो स्टूडेंट उसे क्या बताने की कोशिश कर रहा था और फिर वो जल्द से जल्द भागता है तोमोदाची लैंड की तरफ। वो अपने आदमियों से कहता है हमें जल्दी वहां पहुंचकर बोनस स्टेज के पावर को कट करना होगा, हमें ये जल्दी करना होगा, कोज़मी की जिंदगी खतरे में है। दूसरी तरफ केंजी और बाकी सब ये देखकर समझ जाते हैं कि ये तो सिर्फ कोई प्रैंक कर रहा था, इसलिए फिर वो सब वहां से जाने लगते हैं। लेकिन केंजी और ओचो दोनों अकेले ऊपर जाते हैं चेक करने के लिए। कोज़मी पहले बाहर आ जाती है लेकिन फिर वो फिर से अंदर चली जाती है और फिर वो देखती है कि उस डॉल के अंदर 2 बच्चे थे और एक बच्चा दूसरे से कहता है अगर तुमने इसके बारे में किसी को भी बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। उधर योशितुने भागकर तोमोदाची लैंड पहुंचता है और वो कह रहा था कोज़मी चाहे जो भी हो जाए तुम फ्रेंड का चेहरा मत देखना, अगर तुमने उसकी शक्ल देखी तो वो तुम्हें मार देगा। अब क्या है कि उस डॉल में से एक बच्चा फ्रेंड था। अब जैसे ही कोज़मी उसे देखने के लिए जा रही थी तभी पीछे से छोटा योशितुने आकर उसे रोक लेता है। कनेक्शन देख रहे हो, वहाँ रियल योशितुने उसे बचाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ छोटे योशितुने भी उसे बचा रहा है। तो कोज़मी कहते हैं तुम ही ने मुझे यहाँ भेजा था पता लगाने के लिए, अब तुम ही मुझे रोक रहे हो। लेकिन साफ बात है बच्चे योशितुने को कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या बोल रही है। तभी ऊपर से केंजी और ओचो चिल्लाते हुए भूत भूत वहां से निकल जाते हैं और उनके तुरंत ही पीछे वो दोनों लड़के भी निकल जाते हैं जो डॉल के पीछे छुपे थे। लेकिन कोज़मी उनका चेहरा नहीं देख पाती और सुबह कोज़मी को योशितुने दोबारा मिलता है। अब वो उसे बताता है कि मैं जानता हूँ कि उस डॉल के पीछे एक जना कौन था। वो बताता है कि उनमें से एक सदाक्यू था, वो अभी ट्रांसफर होकर हमारे स्कूल में आया है और उसने कल रात को अपने पुराने स्कूल के शूज पहन रखे थे। फिर कोज़मी की कहने पर वो उसे सदाक्यू से मिलवाने ले जाता है जो कि स्कूल की छत पर खड़ा था मास्क पहनकर। वो उसे पूछती है जो तुम्हारे साथ कल दूसरा बंदा था जो तुम्हें धमकी दे रहा था वो फ्रेंड ही था ना, मुझे बता वो कहाँ है। वो कहता है वो तुम्हारे पीछे खड़ा है। हम देखते हैं कि निंजा तोड़ी का मास्क पहनकर वो उनके पीछे खड़ा था। कोज़मी कहती है तुम ही हो फ्रेंड, चलो अब जल्दी से अपना ये मास्क हटाओ। पीछे से सदाक्यू कहता है नहीं ऐसा मत करो, वो मुझे मार देगा। कोज़मी कहते हैं तुम इसकी बातों से डरते हो इसलिए तुम्हें धमकियां देता रहता है। उसके बाद योशितुने भी उसे रोकता है। फ्रेंड कहता है अगर मैं अपना चेहरा तुम्हें दिखाऊंगा तो क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी। वो कहती है हाँ हाँ हाँ। अब जैसे ही वो मास्क उतारता है वो उसे देखकर हैरान हो जाती है और उसी वक्त बाहर योशितुने पावर कट कर देता है। फिर तोमोदाची लैंड के बंदे दोबारा आकर पावर ऑन करते हैं और फिर बोनस स्टेज के रूम में जाकर देखते हैं तो वहाँ काफी सारा खून डाला हुआ था और कोज़मी के अलावा वो दोनों कंटेस्टेंट ने अपने आप को खुद मार लिया था। अब अगले दिन योशितुने कमरे की सफाई के बहाने कोज़मी से जाकर मिलता है और उसे कहता है माफ करना, अगर मैंने पहले क्लू नोटिस कर लिया होता तो ये सब नहीं होता। वो कहती है मुझे सही से कुछ याद नहीं कि वहाँ क्या हुआ। वो कहता है याद करने की जरूरत भी नहीं, अब तुम आराम से घर जा सकती हो और हो सके तो ये सब कुछ भुला देना, इसी में तुम्हारी भलाई है। अब हम पास्ट में जाते हैं जहाँ काना काफी छोटी होती है और उसकी केयर टेकर उसके साथ गेम खेल रही थी, वो कॉइन के साथ में बताने वाला, और हर बार काना सही जवाब दे रही थी जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। अब हम 2014 प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ काना को एक कैसीनो कॉइन सड़क पर पड़ा मिलता है। वो कहती है हमारे पास कोई और रास्ता नहीं,
हमें पैसों की जरूरत है। अगर हमें उन पुलिस वालों से बचना है, हम हमेशा भाग नहीं सकते। फिर वो कैसीनो जाते हैं और काना उन मशीन्स गेम्स को बार बार जीत रही थी, जैसे उसे पता हो कि कौन सी मशीन से वो जीत सकती है। फिर वहाँ एक आदमी बैठा होता है, वो उसकी भी मदद करती है जीतने में। वो ये देख कर हैरान हो जाता है। वो उसे कहता है अगर तुम यहाँ कोई चीटिंग कर रही हो तो मत करो, क्योंकि यहाँ माफिया के लोग आते हैं खेलने और चीटिंग करने वाले को वो सीधा ऊपर पहुंचा देते हैं। काना कहती है वैसे ही मुझे ये मशीन गेम नहीं खेलनी, मुझे बहुत ज्यादा पैसा जीतना है एक ही बार में। वो कहता है एक गेम है रैपिड नावाकोव, उसमें तुम 100 गुना जीत सकती हो लेकिन 100 गुना हार भी सकती हो। और वो आदमी उसे सलाह देता है ना खेलने को इस गेम को, लेकिन काना जिद करती है उसे वो गेम के रूल सिखाने को। और फिर वो गैम्बलिंग करने के लिए अंदर जाते हैं जहाँ माफिया के लोग बैठे हुए थे। चैप्टर 91 to 95। अब वो ये सब देखकर हैरान थे कि एक बच्ची ये गेम खेलने के लिए आई है। अब वो आदमी दोबारा सारे रूल रिकॉल करवाता है। अब वो सब ये लोग देखकर हंस रहे थे कि ये तो पहली बार खेल रही है, ये क्या हमें हराएगी। अब काना ने जितने पैसे बाहर जीते थे वो सब वहां लगा देती है। अब गेम स्टार्ट होता है और काना एक के बाद एक बाजी जीते जा रही थी। तभी दूसरे लोग जितने भी कैसीनो में थे वो सब उसका गेम देखने के लिए आते हैं। अब उनमें से एक बंदा जो खेल रहा था वो फ्रस्ट्रेशन में काना को चीटिंग के लिए एक्सक्यूज करता है। तभी वो बंदा चाकू निकाल कर उसे पीछे कर देता है। अब वो तीनों प्लेयर्स कंगले हो गए थे, इसलिए अब काना कैसीनो के साथ खेलती है। अब डीलर पूछता है कितने की बैट लगानी है। वो कहती है अभी तक जितना जीता है उस सब पर। अब वो सब ये सुनकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि काना पर अभी इतना पैसा है कि अगर वो अब जीती तो भाई उनका कैसीनो रोड पर आ जाएगा, और अगर वो हारी तो उसे बहुत पैसा चुकाना पड़ेगा। सबकी टेंशन बढ़ रही थी और कैसीनो डीलर के भी पसीने छूट रहे थे, क्योंकि काना के चेहरे पर एक शिकन नहीं थी। और अब वो कार्ड उठाने ही वाली होती है कि तभी वो गन निकाल देता है। अब काना के साथ खड़े लोग भी एक दूसरे पर गन पॉइंट कर देते हैं। वो बंदा कहता है गेम इज ओवर, डीलर ने अपनी गन निकाल ली, इसका मतलब अब कार्ड उठाने की जरूरत नहीं। फिर काना कहती है मैं ये सारा पैसा यहाँ के लोगों को दे रही हूँ, लेकिन बदले में मुझे तुम सबकी मदद चाहिए। अब ये सुनकर वो सब पैसों पर झपट्टा मार देते हैं। और अब वो उन सबसे चिल्ला चिल्ला कर बोल रही होती है देखो सबके सब सुबह 5 बजे आ जाना ओल्ड वार्ड ऑफिस स्क्वायर बिल्डिंग के बाहर। फिर वहाँ भसड़ इतनी बढ़ जाती है कि उन्हें वहां से निकलना पड़ता है। अब वो बाहर उस बिल्डिंग के बाहर खड़े थे। मारिया सान कहती है अभी कुछ मिनट्स पहले हम पर बिलियंस थे, लेकिन तुमने उन सबको पैसे दे दिए, मुझे नहीं लगता उनमें से कोई आने वाला है। वो बंदा उसे कहता है मैं बहुत सालों से गैम्बलिंग देख रहा हूँ और कर रहा हूँ, मैं देखकर बता सकता हूँ कि कौन चीटिंग कर रहा है, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि तुम्हें पता था कि कौन सा कार्ड कहाँ पर है। काना बताती है कि बचपन से ही मेरे पास ये पावर है, मैं चीजों के थ्रू दे सकती हूँ और मैं स्पून्स को भी बैंड कर सकती हूँ। ऐसा होना भी था क्योंकि ये फ्रेंड की जो बेटी है। फिर थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि वहाँ कई सारे लोग उसके बुलाने पर वहाँ आते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं यूकी जी को, जो मोचान की ग्रेव पर फूल चढ़ाने के लिए आती है। तुम्हें याद ही होगा कि मोचान ने बताया था कि उसे एक बीमारी है और उस पर ज्यादा वक्त नहीं है। फिर हम देखते हैं कि उस चर्च में उस प्रीस्ट से काना मिलने आती है और उसे कहती है मुझे आपकी मदद चाहिए पोपे के एसेसिनेशन को रुकवाने के लिए। अभी तक हमें ये नहीं बताया कि पोपे कौन है, लेकिन मैंने तुम्हें बताया था कि वो एक इन्फ्लुएंशियल आदमी है जिसे मारने पर बहुत कुछ चेंज हो सकता है। वो उसे ये भी बताती है कि मेरे अंकल केंजी को फ्रेम करा गया था, असलियत में जिसने वो तबाही मचाई थी वो फ्रेंड था। वो कहता है मैं तुम पर बिलीव करता हूँ, लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है इसे साबित करने का। वो कहती है मेरे पास कोई ऐसा ठोस प्रूफ नहीं है, लेकिन हाँ ये देखो मेरे अंकल की बुक ऑफ प्रोफेसी, उन्होंने 1969 में लिखी थी और इसी में से फ्रेंड ने सब कुछ प्लान किया था। हम देखते हैं कि दूसरी तरफ पुलिस वालों को खबर मिलती है कि कई सारे माफियाज आज सुबह ओल्ड वार्ड ऑफिस की बिल्डिंग के सामने दिखे थे और ये भी सुनने में आया है कि वो चर्च में एक गैदरिंग में जाने वाले हैं। वो कहता है शायद हो सकता है ये पोपे के एसेसिनेशन का कोई प्लान बना रहे हो। ये बात सुनकर वो तिल वाला पुलिस वाला वहां से निकल रहा होता है। दूसरी तरफ हमें पास्ट में दिखाया जाता है 2002, जहाँ युगी जी मोचान के साथ हॉस्पिटल में थी और मोचान उसे एक नई बुक ऑफ प्रोफेसी दिखाता है। बहन कहाँ से आ गई अब उसमें आगे की प्लान लिखे हुए थे कि 2014 में एक गैदरिंग होगी शिंजुकू के एक चर्च में, जहाँ जस्टिस के नाम पर एक सेवियर आएगा और उधर उसे शूट करके मार दिया जाएगा। दूसरे पेज पर एक्सपो 2015 की बात हो रखी थी और लास्ट पेज में लिखा हुआ था अ न्यू वर्ल्ड प्रेसिडेंट वुड बी बोर्न। तो अब तुम समझ ही गए होगे कि फ्रेंड का आखिरी गोल क्या है। युकी जी उससे पूछती है तुम्हें ये कहाँ से मिली। वो कहता है ये 3 पेज मेरे एड्रेस पर आए थे, पता नहीं किसने भेजे, नाम नहीं लिखा था, लेकिन मुझे लगता है जब मैं पहले फ्रेंड की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था उन्हीं में से किसी बंदे ने मुझे ये भेजे। उसके 2 दिन बाद
मो चान फिर हॉस्पिटल से गायब हो जाता है और फिर उसे किसी ने नहीं देखा। अब हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ हम देखते हैं कि चर्च में कई सारे लोग वहाँ इकट्ठा हो गए हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये चर्च वाली बात वहाँ होमलेस बंदों तक भी पहुंच जाती है, जिसके बाद ओचो वहाँ से खड़ा होकर चर्च की ओर भाग कर जाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि उधर कान्हा उन्हें स्पीच देने के लिए आती है। वो पहले उसकी बात नहीं सुन रहे थे, इसलिए फिर वो उन्हें स्पून टेढ़ी करके उनका ध्यान खींचती है, लेकिन फिर भी उन्हें लग रहा था कि ये कोई मैजिक ट्रिक है। फिर वो उन्हें बोलती है, क्या तुम भूल गए कि कैसीनो में मैं कैसे जीते जा रही थी? हाँ, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, लेकिन मैं आराम से अपनी ट्रिक से कितना भी चाहूँ उतना जीत सकती हूँ। तो बताओ कौन है मेरे साथ? अब वो सब के सब उसके साथ आने के लिए तैयार थे। वो कहती है यहाँ 3 तरह के लोग हैं, थाई गैंग, चाइनीज गैंग और होमलेस बंदे। हम तीनों ग्रुप के लोगों में एक एक लीडर अपॉइंट कर लेते हैं। फिर वो तीनों लीडर स्टेज पर आते हैं। फिर वो चारों हाथ मिलाने वाले होते हैं कि तभी कान्हा कहती है, तो मैं फिर से बता रही हूँ, मैं तुम लोगों को फोर्स नहीं कर रही मेरे साथ जुड़ने के लिए, और हाँ, मुझे ज्वाइन करोगे तो याद रखना तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। हम देखते कि वहाँ भीड़ में वो तिल वाला पुलिस वाला भी पहुंच गया था उसे मारने के लिए। और बस यही ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर तुम नए हो और तुमने मेरी बज़ा की सीरीज नहीं देखी है तो उसे देखने के लिए यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। तुम्हें बताइए आज के लिए बस करते हैं। आरिगातो। थोड़ा घर को तो